प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग सेट 4 देखेंगे। सेट 4 कहता है कि इसका पहला सवाल कहता है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए अगर अंक 2, 8, 7, 4 हो। तो जब भी आपको 4 अंक, 3 अंक या कोई भी अंक जिससे अंक दिया हुआ है इससे बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो एक ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, जो भी डिजिट बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है, उससे छोटे वाले डिजिट को उसके बाद लिखना है, उससे छोटे डिजिट को उसके बाद लिखना है और सबसे छोटे डिजिट को उसके बाद लिखना है। तो हम यहाँ 2, 8, 7, 4 में सबसे बड़ा 8 है, तो उस सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। ये हमारा इस अंक से बनने वाला बड़ा से बड़ा संख्या है। अगर यही छोटी से छोटी संख्या पूछता तो हम सबसे छोटा पहले लिखते 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8। तो ये हमारा जो होता है ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होता। हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 8742 जो होगा, 8742 जो होगा ये हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल हमको कहता है, अगला सवाल मेरे लिए है कि 87595762 में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को भारतीय संख्यांक पद्धति में लिखिए, है ना। तो इसमें क्या करना है कि आपको अल्प विराम लगा के बता देना है ना, कि आंसर क्या होगा। तो अल्प विराम कहाँ लगता है, तो अल्प विराम भारतीय संख्या पद्धति जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग अल्प विराम पहले 3 अंक उसके बाद 2-2 अंकों के बाद लगाते हैं। जैसे 5, 7, 8, 2, 7, 3, 2, 4 कुछ भी है, तो यहाँ दाएं से 3 अंक के बाद पहले अल्प विराम लगता है, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। कब? जब यह भारतीय संख्यांक पद्धति में लिखा जाता है। यही जब इंटरनेशनल संख्यांक पद्धति में लिखा जाता है, जैसे 5, 7, 8, 2, 7, 3, 2, 4, अगर हम इसको इंटरनेशनल संख्यांक पद्धति में लिखेंगे तो हमेशा हम 3-3 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा सवाल सही होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको भारतीय संख्यांक पद्धति में लिखेंगे तो 3 अंक के बाद यहाँ अल्प विराम दिया हुआ है, सही है। इसके बाद फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम होना चाहिए, लेकिन ये 3 अंक के बाद अल्प विराम दिया है तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 2 ही अंक के बाद अल्प विराम दे दिया है तो ये भी गलत है। यहाँ 3 अंक के बाद अल्प विराम दिया है, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम दिया है, फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम दिया है, इसका मतलब ये सही है। और अगला में फिर देखिएगा कि यहाँ 3 अंक के बाद अल्प विराम दे दिया है तो ये आपका गलत जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक व्यापारी के पास 78,992 रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। आसान इसलिए है, क्या कहता है कि उसके पास कुल उसके पास जो धन है, कुल धन जो है उसके पास वह है 78,592 रुपए। अब क्या करता है कि एक रेडियो का मूल्य है 1200 और इस तरह का 40 रेडियो खरीद लेता है। तो अगर रेडियो का मूल्य जो है वो दिया हुआ है आपको 1200 रुपया और कुल 40 रेडियो खरीदता है, तो अगर एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपया तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 गुना 40, मतलब 12 चुका 48,000 रुपया का वह क्या करता है, रेडियो खरीद लेता है। उसके बाद वो उसके पूछ रहा है कि उसके पास कितना शेष रह जाएगा। तो 78,592 रुपया उसके पास था, उसमें से वो 48,000 रुपया को खर्चा कर दिया। तो अब जो बच गया दोनों को घटा लेंगे, तो घटाने के बाद जो बच जाएगा वही उसके पास शेष राशि रह जाएगा। तो यहाँ आप 2 में से 0 को घटाएंगे 2, 9 में से 0 को घटाएंगे 9, 5 में से 0 को घटाएंगे 5, 8 में से 8 को घटाएंगे 0, 7 में से 4 को घटाएंगे 3। तो ये हो जाएगा 30,592 रुपया। 30,592 रुपया जो कि पहला ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, 30,592 रुपया, यही जो होगा इसका सही आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा, तो इसके लिए सवाल में क्या करना होगा कि 7236 को पहले हम लोग 65 से गुना कर लेंगे और फिर 7236 को हम लोग 56 से गुना करके आपस में घटा लेंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। लेकिन आप बताइए कि यहाँ भी 7236 है, यहाँ भी 7236 है, तो 7236 तो कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 65, अब माइनस क्या हो जाएगा 56, और 65 से 56 को आप जब घटाइएगा तो ये आएगा 9, तो 7236 गुना 9, तो 7236 को 9 से गुना करने पर जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 नंबर होगा। अब बोलिएगा कि 1 नंबर सर आप कैसे कह दीजिएगा, तो 9 छक 54, 54 का 4 यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना। फिर भी आपको हम गुना करके दिखा देते हैं। 7236, 7236 को 9 से गुना करते हैं। 9 छक 54, 54 का 4 बच गया 5, 9 तिरका 27, 27 5 32, 32 का 2 बच गया 3, 9 दूना 18, 18 3 21, 21 का 1 बच गया 2, 9 सत्ते 63, 63 2 65, 65 124, 65 124, यही 65,124, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको कहता है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, है ना। तो 32 से 65 के बीच में आपको 32 से 65 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो बीच में आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये 32 भी शामिल नहीं होगा, ये 65 भी शामिल नहीं होगा। इसके बीच में जो संख्या होगा 33 34 से लेके 63 64 यहाँ तक जो संख्या होगा, यही इसी को काउंट करके कुल बताना है आपको। तो इसके लिए सिंपल सा सवाल होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और -1 कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग 65 में से किसको घटा लेंगे, 33 को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 65 में से हम 33 को घटाएंगे, तो 65 में से 33 को घटाएंगे तो 2 2 22 जो होगा, 22 ऐसी संख्याएं जो होंगी वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 22 संख्याएं होंगी। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती, है ना, 2 वर्ड होता है पूर्ववर्ती, है ना। इसका मतलब होता है एक पहले, जस्ट पहले, और परावर्ती, इसका मतलब होता है एक बाद, है ना। मतलब किसी संख्या में एक जोड़ देने से, एक घटा लेने से वह उसका पूर्ववर्ती नंबर आता है, और किसी संख्या में एक जोड़ देने से उसका परावर्ती संख्या आता है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती का हिंदी में इसको बोलते हैं, परावर्ती को बोलते हैं सक्सेसर, ठीक है, और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रीडिसेसर, ठीक है ना, पहले का। तो हमारे पास क्या है 10,000, इस 10,000 में से एक हम घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, है ना। ये 9 9 9 9 4 टाइम 9, ऐसे भी ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से जब आप एक घटाइएगा तो आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आएगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये इसका आपको सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्तंभ 1 की कौन सी संख्या स्तंभ 2 से मेल नहीं खाती है, ठीक है। तो स्तंभ 1 की कौन सी संख्या स्तंभ 2 के मेल नहीं खाती है, तो ये कहता है 35। 35 7 का गुणज है, ठीक है। तो यहाँ 2 शब्द उपयोग किया गया है, गुणज और गुणनखंड। तो गुणज का मतलब होता है, गुणज का मतलब होता है कि उसी संख्या का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुना करके जो संख्या प्राप्त होता है उसको गुणज कहते हैं। तो जैसे 7 का गुणज अगर कहेगा तो 7 होगा, 7 दूना 14 होगा, 7 तिरका 21 होगा, 7 चौका 28 होगा, 7 पचे 35 होगा, 6 सत्ते 42 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब कहता है 7 का गुणज 35 है, तो एकदम है, ये तो एकदम सही है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहता है 15 30 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है वैसा नंबर जिससे दिए गए संख्या को भाग दिया जा सके। मतलब 30 बराबर 2 गुना 15, तो 15 है,
15 है, तो इसका मतलब 30 का गुणनखंड 15 होगा, तो ये भी सही है। कहता है 16 32 का गुणज है। अब देखिए 32 का को जो गुणज होगा 32 से शुरू होता है, गुणज हमें सब 32 32 दूना 64, तो इसको जब आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कभी आएगा ही नहीं। 16 तो इसका 16 32 का गुणज कभी होगा ही नहीं। 16 का गुणज 32 हो सकता है, लेकिन 16 32 का गुणज नहीं होगा। तो यही जो है यही एक गलत है। अब फिर कहता है 20 100 का गुणनखंड है, तो 100 मतलब 20 100 मतलब होता है 20 गुना 5, तो इसका तो गुणनखंड है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन है, जो आपका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 9 के ऐसे कितने गुणज होंगे जो 100 से छोटे होंगे। तो अभी आपको क्या बताया, गुणज मल्टीप्लाई करके होता है, तो 9 का गुणज क्या होगा, 9 होगा, 18 होगा, 9 तिरका 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नवा 81, 9 दहाई 90, 9 11 99। इससे आगे बढ़ेंगे तो 108। अब 99 तक जो आएगा वह 100 से छोटा है, लेकिन 108 100 से बड़ा हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि इसका संख्या कितना होगा। तो आप तो टेबल पूरा पढ़ लिए हैं 9 का, तो 10 गो 1 गो 99 मतलब 11। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही जवाब है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको पता है कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल गुरु नितेश ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल पे जाके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा पीडीएफ से लेके वीडियो तक की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहें, जिससे आपको फायदा होता रहे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आपको हम सेट 1 में बताए थे कि अभाज्य और अभाज्य संख्या, है ना, आपको बताए थे, आपको हम सेट 1 में ही बताए थे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या, है ना, 3 भागों में टूटता है। एक होता है 1, एक होता है भाज्य संख्या, है ना, और एक होता है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वो होता है जिसका 2 से ज़्यादा जिसका भी गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जिसका 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। ठीक है, तो कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य एक तो न भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो ये तो 0 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सम अभाज्य संख्या 2 होता है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है। सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या भी 2 होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगा 3 होगा। अगर सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो आपका जवाब हमेशा 3 होगा। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। उसी तरह से अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपको कहता है कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो कहलाती है। तो अभी इसी चीज़ को बताए हैं, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये इस सेट का 10 सवाल हम लोगों ने कर लिया। फिर कल हम लोग अगले सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।